नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा प्रिंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज और इस लेक्चर में हम डायबिटीज को डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर हमारा एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टि से उपयोगी है। यानी जो लोग एमपीपीएससी मेंस 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे 21 की भी जो मेंस प्रिपरेशन करेंगे, जिसके नोटिफिकेशन के बारे में भी जैसा कि सचिव ने कहा भाई कि भाई जल्दी हम इस विज्ञापन को जारी करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न विभागों से हमारे पास जो पद हैं वो भेजे जा रहे हैं, तो उनका एक ऐसा आश्वासन है। अब हालांकि 1.5 साल से ये आश्वासन ही दे रहे हैं रिजल्ट के लिए भी इसी तरीके से। 2019 का रिजल्ट जैसा आप लोग जानते हो अभी तक आया नहीं है, मेंस वाला प्रीलिम्स 2020 का भी नहीं आया है, तो उनका मार्गदर्शन ही पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसा आप जानते हैं अभी जीएडी से मार्गदर्शन चल रहा है, कभी सरकार से मार्गदर्शन है। जीएडी कभी कहता है कि भाई आयोग निकाल लेगा, आयोग कहता है कि जीएडी अभी हम वहां से मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो ऐसा ऐसा सब आप लोग देख रहे हो क्या चल रहा है। कुल मिलाकर के छात्रों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है ये 1.5 से 2 साल से। बाकी राज्य लोक सेवा आयोग है उनमें परीक्षा हो रही है, समय पर रिजल्ट भी आ रहा है विद इन 1 मंथ। और हमारे यहाँ 2-2 साल से ना तो रिजल्ट आ रहा है ना नोटिफिकेशन आ रहा है। अब हम देखते हैं कि भाई अभी इस पर जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि भाई इसको जारी करते हैं, रिजल्ट को नया नोटिफिकेशन जारी करते हैं या नहीं। उसके हिसाब से फिर आगे की स्ट्रेटजी तय की जाएगी कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग सभी एकजुट होकर के जाएंगे, फिर बिना एकता के साथ ही कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग केवल वहां पर पहुंचे आयोग के पास, बाकी भौरगुआ पर बैठ कर ही केवल ये सोचें कि जो लोग गए हैं वही सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये हमारे अधिकार हैं और इसके लिए हम सबको लड़ना चाहिए। ये केवल किसी एक छात्र की लड़ाई नहीं है, ये जितने भी लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करीबन करीबन 3 से 4 लाख जो परीक्षा में बैठते हैं, उन सब लोगों के अधिकार की लड़ाई है। तो हम सब लोगों को मिलकर इसके लिए क्या करना चाहिए साथियों, आवाज उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ 150 बच्चे पहुंचते हैं और उसके बाद क्या होगा वही आपके लिए सारी लड़ाई लड़ेंगे। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक रूप से भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सभी लोगों का साथ देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे साथियों, बड़े स्तर पर ये नहीं होगा, तब तक ऐसे ही आश्वासन पर आश्वासन हमको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। तो फिर इसके संदर्भ में हम आगे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आज हम अपना जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक है हमारा डायबिटीज। चलिए साथियों स्टार्ट करें इस डायबिटीज को, जिसको सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, मधुमेह। इसको मधुमेह भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक में से साथियों जो 2020 मेंस है उसके लिए किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, 3 मार्कर के रूप में कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है और जो 50 वर्ड्स के हिसाब से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं उस प्रश्न को लिखता हूं मेंस के हिसाब से। जो लोग मेंस 2020 और 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि जो पेपर 3 की यूनिट 3 है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, ये उसके अंतर्गत आता है भाई। तो इसमें हम पैनक्रियाज है, बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको पढ़ते हैं। तो अगर 3 मार्कर के रूप में देखें ये क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो एक जो प्रश्न है सीधा सीधा सा बन सकता है वो होता है मधुमेह या डायबिटीज। ये सीधा सीधा ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के बारे में हमको लिखना है। तो 2 से 3 पॉइंट इसमें डिस्कस करने होंगे। दूसरा जो प्रश्न होता है 3 मार्कर के रूप में वो ये पूछ सकता है भाई डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये भी पूछ सकता है भाई आपसे, ये 3 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और जो प्रश्न बन सकता है यहाँ पर वो होता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में अंतर। टाइप 1 टाइप 2 जो डायबिटीज है इसमें अंतर पूछ सकता है, डिफरेंस क्या है, ये 3 मार्कर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। या फिर अगर वो इस क्वेश्चन में 50 वर्ड के हिसाब से पूछता है, अगर वर्ड लिमिट को अगर हम देखें 50 वर्ड्स के हिसाब से देखें तो वो पूछ सकता है कि जो डायबिटीज मेलिटस है
और जो डायबिटीज इंसिपिडस है, यानी डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हमको 5 से 6 लाइन में क्या है इसका आंसर बताना होगा, इसमें इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो इसी पर आधारित है, इसी को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम डायबिटीज मेलिटस को देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन है वो किस पर होगा? डायबिटीज मेलिटस को देखते हैं सबसे पहले हम, या मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस क्या है? तो जैसा साथियों आप लोग जानते हो, जो डायबिटीज होता है इसका संबंध किससे है? डायबिटीज हमारे शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो सामान्य से कैसी हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और इसके लिए जो जिम्मेदार चाबी है, जो की है, वो होता है इंसुलिन। तो जो इंसुलिन होता है वो पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स होती है उनसे सीक्रेट होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि अग्नाशय के अंदर जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो लैंगरहैंस के 3 समूह हैं, एक सेल्स का गुच्छा होता है, उस सेल के गुच्छे में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा, डेल्टा, ये सेल्स पाई जाती हैं। तो उन्हीं में से जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? उनके द्वारा इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। और ये इंसुलिन क्या होता है? ये एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन है एक, ठीक है। तो अब डायबिटीज मेलिटस में क्या होगा? ये डायबिटीज जो होता है ये 2 प्रकार का जैसे होता है, टाइप 1 और एक है टाइप 2। तो इन दोनों में क्या अंतर है? टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें क्या अंतर है, और टाइप 2 जो डायबिटीज है उसमें क्या अंतर है? तो सबसे पहले साथियों हम देखें टाइप 1 जो डायबिटीज होता है ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। यह क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज से आशय क्या होता है कि साथियों हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षी तंत्र पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की जो बीमारी है या संक्रमण होते हैं उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षी तंत्र। तो ये जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, ये प्रतिरक्षी तंत्र क्या करता है? जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी बाहरी संक्रमण होता है उससे हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम अपने ही जो टिश्यू होते हैं, यानी हमारे शरीर की जो कोशिका है या ऊतक है, ऑर्गन्स हैं, उन्हीं को क्या करने लगता है? नष्ट करने लगता है। यानी कभी कभी या अपने और पराये में जो अंतर होता है उस अंतर को नहीं कर पाता, ये पहचान नहीं पाता है, किसी भी कारण की वजह से ये कैसा हो जाता है? मिसगाइड हो जाता है, ऐसा समझ लो। अब वो कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है? अभी विज्ञान इस पर अनुसंधान कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अभी तक वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इम्यून सिस्टम होता है, ये इम्यून सिस्टम जो पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स हैं, जो अग्नाशय होता है इस पैंक्रियाज के भीतर क्या है? जो बीटा सेल्स होती हैं, यह उन बीटा सेल्स को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, यानी इनको ये डिस्ट्रॉय करेगा, इस पर ये अटैक करेगा। कौन? इम्यून सिस्टम जो होता है पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उसको नष्ट करेगा। तो जब बीटा सेल्स नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो क्या होता है? फिर इनसे इंसुलिन जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ये क्या करती है? इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, यानी ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इंसुलिन नहीं बना पाएंगी भी। तो यानी टाइप 1 जो डायबिटीज होता है इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा। यानी जो व्यक्ति टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनमें क्या होता है? इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है, यानी उनका जो पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है। सीधी सी बात ये है। अब जब पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाएगा तो स्वाभाविक है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कैसा हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? कि इंसुलिन जो होता है ब्लड में इस ग्लूकोज को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है।
तो ये टाइप 1 डायबिटीज में ये किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि एक ये ऑटो इम्यून डिसीज होती है जिसमें हमारा प्रतिरक्षी तंत्र ही पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है इंक्रीज होता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं, बाकी टाइप 2 डायबिटीज है उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, दोनों को हम आगे देखेंगे। तो ये टाइप 1 डायबिटीज में लिखना है साथियों हमको। इसके बाद हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो बनता है, यानी कि अगर टाइप 2 डायबिटीज को अगर हम देखें साथियों, तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले एक बात आप जान लेंगे भाई साथियों, ये जो हमारी सेल होती है ये सेल है। अब इस सेल को क्या होता है, अपनी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, इसकी जो वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, जैविक क्रिया, उसको करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी यानी इसके लिए एनर्जी का काम कौन करता है, यानी इसके लिए जो फ्यूल चाहिए, ईंधन, वो फ्यूल होता है इसके लिए ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज क्या है, इस कोशिका का ईंधन है। जैसे कि भाई मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, डीजल फ्यूल का काम करता है, वैसे ही इस सेल के लिए ये ग्लूकोज जो होता है वो क्या काम करता है, फ्यूल का काम करेगा, ईंधन का काम करता है। लेकिन इस ग्लूकोज से इस सेल को एनर्जी तभी मिलेगी जब ये ग्लूकोज इस सेल के अंदर पहुंचेगा। तो यानी इसके लिए एक चाबी की जरूरत है, जिस चाबी के द्वारा ये ग्लूकोज इस सेल के अंदर पहुंच जाए, और उस चाबी का नाम है इंसुलिन। उस चाबी का जो नाम है साथियों क्या है, इंसुलिन है। तो अब इसमें क्या होता है, चाबी तो है, यानी टाइप 2 डायबिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें चाबी तो है इस व्यक्ति के पास, और जो टाइप 1 है इसमें तो चाबी ही नहीं है। यानी टाइप 1 की अगर हम बात करें तो इसके पास वो चाबी नहीं है, यानी कि यहाँ तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पा रहा है। यानी जितना चाहिए शरीर को उतनी मात्रा में क्या है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो पा रहा है। या फिर ऐसा होता है कि जो सेल्स है वो सेल्स इस इंसुलिन के साथ ठीक तरीके से क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, यानी इसके साथ वो सही तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर पा रही है, इससे रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो ग्लूकोज होता है वो इस सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है जितना पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो ग्लूकोज का लेवल कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस अवस्था को ये अपन क्या कह रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज। यानी कि इंसुलिन तो यहाँ पर बन रहा है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, या फिर वो सेल्स जो है इंसुलिन के साथ ठीक से अनुक्रिया नहीं कर पा रही है, इसको यूज नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है, जिससे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसका कारण होता है। ठीक है, ये क्यों होती है। अब अगर हम बात करें कि सिम्टम्स क्या आएंगे अपने डायबिटीज में। अब अगर जिस व्यक्ति को क्या होती है, ये डायबिटीज हो जाए, डायबिटीज मेलिटस को देख रहे हैं अभी हम इसमें, ये अगर डायबिटीज होती है तो इसमें लक्षण कौन से आते हैं, किस तरीके के सिम्टम्स इसमें आएंगे, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं भाई। तो डायबिटीज जब हो जाती है तो भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये स्थिति तो है ही, लेकिन लक्षण में अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, पेशाब बार बार आता है, यानी जो यूरिन है वो कैसा होगा, एक तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है और वो बार बार आता है, यानी कि फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होने लगता है इसमें। और जब पेशाब बार बार आता है तो भाई जो प्यास होती है वो प्यास भी कैसी होती है, अधिक लगने लगती है, यानी कि जो फीलिंग होती है थर्स्ट की, ज्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, भाई प्यास ज्यादा लगती है। तो अब इन दोनों शब्दों को विज्ञान की भाषा में, यानी कि जब पेशाब बार बार आ रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया। ये दशा क्या कहलाती है, पॉलीयूरिया कहलाती है। और जो प्यास बार बार लगती है उसको कहते हैं पॉलीडिप्सिया विज्ञान की भाषा में,
पॉलीडिप्सिया। तो एक तो सिम्टम्स क्या आ रहा है पॉलीयूरिया का, यानी कि पेशाब फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है। दूसरा क्या है, प्यास भी बहुत लग रही है, तो फीलिंग जो ऑफ थर्स्ट वो बहुत ज्यादा होती है, तो पॉलीडिप्सिया जिसको अपन कह रहे हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, भूख भूख भी बहुत लगती है एक तरीके से, यानी कि हंगर की फीलिंग भी बहुत ज्यादा आती है। ऐसा क्यों होता है कि जो सेल्स होती है वो ग्लूकोज को क्या है इनटेक नहीं कर पा रही है, उसको उस ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल पा रही है भाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हंगर वाली फीलिंग होती है वो भी बढ़ जाती है, तो यानी भूख अधिक लगने लगती है इसमें। तो वो जो दशा होती है विज्ञान की भाषा में उसको कहते हैं पॉलीफेजिया। वो अवस्था क्या कहलाती है, पॉलीफेजिया कहलाती है। तो ये इसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो वो बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज होता है यूरिन में भी आने लगता है। वो ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ पर आने लगता है, यूरिन या पेशाब के साथ भी आने लगता है, यानी कि पेशाब भी कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। पेशाब में जो ग्लूकोज होता है वो आने लगता है भी इसमें, डायबिटीज मेलिटस में। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। ये ग्लाइकोसूरिया कहलाता है, ये वाली जो अवस्था होती है। तो ये चार मेजर सिम्टम्स हैं, ये तो हमको याद रखने ही रखने हैं, और मेंस में हमको ये लिखना है भाई। अब ये पेशाब बार बार आता है, प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है, अगर इनके वजह आप ये शब्द लिख देते हैं, भले इनको हम इसमें देवनागरी में लिख सकते हैं, पॉलीयूरिया, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो जो हिंदी मीडियम है, तो वहां पर जब हमको ये लिखना है तो ये शब्द आपके लिए ज्यादा प्रभावी होंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन साधारण अगर शब्दों को अपन लिखते हैं उसके बजाय ये प्रॉपर इसके जो साइंटिफिक टर्म्स हैं डायबिटीज से रिलेटेड अगर हम उसको मेंशन करते हैं इसमें। तो ये है। इसके बाद क्या होता है, और भी सिम्टम्स क्या आते हैं कि अनचाहा जो वेट होता है वो घटने लगता है, यानी बिना किसी डाइटिंग के क्या होता है, शरीर में जो वजन होता है वो शरीर का जो भार होता है वो कैसा होने लगता है, कम होने लगता है, यानी कि वेट लॉस होने लगेगा। इसके साथ साथ क्या होगी भाई, थकावट बहुत ज्यादा महसूस करेगा व्यक्ति, थकान बहुत ज्यादा होगी। थकान क्यों होगी, क्योंकि भाई ग्लूकोज ही नहीं मिल पा रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ग्लूकोज यूरिन के साथ भी शरीर से बाहर जा रहा है, तो जो थकावट होता है, फैटिग बहुत ज्यादा होगा, और हमेशा व्यक्ति जो होता है थका थका महसूस करेगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये वेट कम होगा, थकावट भी होगी। इसके बाद क्या होता है, जो हाथों में और पैरों में यहाँ सुन्नपन आने लगता है, ये भी इसका एक सिम्टम्स होता है। और अगर कोई घाव हो जाता है शरीर के अंदर, कोई कट है या कोई सूर है, तो उसके जो भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है, भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी कि उसकी जो हीलिंग होती है वो हीलिंग कैसी हो जाती है साथियों, स्लो हो जाती है। यानी जिस हिसाब से एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो घाव जल्दी भर जाता है उस हिसाब से नहीं भरता, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें। साथ ही साथ एक और सिम्टम इसमें हम याद रख सकते हैं, और वो होता है धुंधली दृष्टि। धुंधली दृष्टि यानी जो विजन होता है, जो विजन है वो कैसा दिखाई, ब्लरी विजन हो जाता है, कहने का मतलब ये है, जो विजन कैसा हो जाएगा, ब्लरी, यानी कि धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा। तो ये साथियों कुछ सिम्टम्स हैं किसके, डायबिटीज के। ये मुख्य मुख्य लक्षण है इसके जो हमको याद रखने होंगे कि डायबिटीज जो होता है, और ये दोनों तरीके के सिम्टम्स, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही तरीके की डायबिटीज में इस तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर टाइप 1 पूछा जाए तो उसका कारण बताना है हमको, और इसके बाद इसमें से कुछ सिम्टम्स लिखने हैं 3-4, अगर ये 3 मार्कर के हिसाब से आता है, और अगर दोनों में अंतर पूछा जाता है तब भी ये सिम्टम्स कॉमन है, तो दोनों में ये कुछ सिम्टम्स बता सकते हैं, और इनका मेन जो कारण है वो भी हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा, ये तो कुछ सिम्टम्स भी हुए, अब कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जो क्या करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके बाद मैं इसको साफ करता हूं। अब साथियों हम बात करते हैं इसके
कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जो वो कौन सी चीजें हैं जो इसके जोखिम को बढ़ाती हैं। कुछ रिस्क फैक्टर की बात करें हम, यानी जो डायबिटीज का जोखिम जो होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें एक रिस्क फैक्टर है परिवार का इतिहास। परिवार का इतिहास का मतलब है फैमिली की जो हिस्ट्री है, जो फैमिली की हिस्ट्री है वो फैमिली की हिस्ट्री भी, यानी अगर फैमिली में किसी को क्या होता है, पेरेंट में से किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, तो संभावना है आगे किसी मेंबर को ये हो सकता है उसमें से। ठीक है, बाकी फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एज भी इसमें एक फैक्टर होता है, यानी कि 45 साल से अधिक दिन की उम्र होती है तो ऐसे लोगों में संभावना थोड़ा सा बढ़ जाता है भाई इसका जोखिम। और खास करके कब, जब वो शारीरिक जो श्रम होता है, यानी शारीरिक श्रम का जब अभाव होता है, यानी कि जो लोग क्या करते हैं फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं। फिजिकली कैसे होते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं, एक तरीके से बैठे हैं भाई, बैठे बैठे बस खाए जा रहे हैं, या फिर आजकल जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है भाई, वो हमारे ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं 8 से 10 घंटे, तो इतना वक्त ही नहीं मिल पाता है कि भाई फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। तो ये फिर शारीरिक श्रम का अभाव है, अगर ये भी इसके जोखिम को बढ़ाता है भाई। और अगर एक सिम्टम देखें तो स्ट्रेस, तनाव भी इसके लिए ऐसा मानते हैं कि जिम्मेदार होता है भाई। स्ट्रेस बहुत ज्यादा अगर जो लोग देते हैं तो ऐसे भी एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में उनको जोखिम ज्यादा होता है इसका। इसके बाद जो नींद होता है, यानी कि नींद की कमी है, जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या होती है, यानी कि अगर हम बात करें इंसोम्निया, तो इंसोम्निया की समस्या है तो ऐसा मानते हैं उनको भी इसका जोखिम होता है वो बढ़ जाता है। और अगर इसको देखें और क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, तो वो है ओबेसिटी, यानी जो मोटापा है इसके लिए ये काफी हद तक जिम्मेदार होता है। ओबेसिटी जिनमें का ओवरवेट है जो, यानी और ओवरवेट में भी यानी कि बेली फैट जिनके बहुत ज्यादा होता है, यानी जो बेली फैट होता है, जिन पेट पर बहुत ज्यादा चर्बी जमा हो गई, पेट यानी उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि भैया वो पहले चले तो सिर्फ बाद में एंट्री करता है गेट पर, पेट पहले एंट्री करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का पेट इतना होता है तो उनकी बॉडी का टेक्सचर ही पूरा बेकार हो जाता है। पेट आगे चलता है और 2 कदम, और उसके बाद बाकी शरीर एंट्री करता है। तो ये बेली फैट जिनको बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, ओवरवेट है, उनको वो हाई रिस्क में रहते हैं इसके में। तो ये हमको कुछ इसके क्या दिखाई दे रहे हैं, ये बेली फैट वाला सिम्टम्स हो गया, ओबेसिटी हो गया, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, स्ट्रेस है, नींद की कमी है, एज है, ठीक है, और ये परिवार का इतिहास है, जेनेटिक हिस्ट्री है कुछ। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इसके जोखिम को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। या महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी जो डिसीज होती है वो भी क्या मानी जाती है, ऐसी महिलाओं में भी इसका जो जोखिम होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इसके जोखिम को बढ़ा देते हैं। तो ये भी इसमें ये रिस्क फैक्टर की बात हुई। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई फिर क्या होता है उपचार इसका, किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अगर भाई जिन लोगों को डायबिटीज हो गई है तो वो क्या करें, या जो पहले से ही अगर एक तरीके से अपना बचाव करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो बात अगर हम देखें तो उपचार भी इसमें कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट जो होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए भाई। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है, जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है वो तो भाई इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, यानी उनको रेगुलर हमेशा क्या है इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, उसका यही इलाज है। यानी जो टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, इस टाइप 1 डायबिटीज में क्या होगा, इसमें तो जो इंसुलिन है उस इंसुलिन को रेगुलर ही क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। बाकी अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की अगर बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होगा, कुछ तो हम डॉक्टर की सलाह से कुछ मेडिकेशंस यानी कुछ दवाइयाँ जो डॉक्टर हमें शुगर को कंट्रोल करने के लिए दे, बाकी हम अपने स्तर पर इसमें क्या कर सकते हैं। तो अपने स्तर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अपनी जो लाइफ स्टाइल है, यानी जो हमारी जीवन शैली है
उस जीवन शैली में भी बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपने ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में सहायक हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, बदलाव कैसे कर सकते हैं भाई, जीवन शैली में समय पर सोने का एक समय निश्चित करें, खाने का एक निश्चित समय करें तय, और उसके बाद बहुत ज़्यादा यानी जो तनाव है या जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस ना लें भाई, ठीक है। नींद को पूरा करें भाई, जो नींद है कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लें एक अच्छा। साथ ही साथ और हम क्या कर सकते हैं कि जो भोजन की जो आदत है, इस आदत में भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि भोजन की जो शैली है भाई, इसमें हम किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक तो इसमें क्या है कि जो लो कार्ब डाइट, यानी ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट कैसा हो, कम मात्रा में हो। तो कम मात्रा में जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो वो तो लो कार्ब डाइट होता है, इसका सेवन करें। और क्या कर सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, यानी प्रोटीन की मात्रा अपने भोजन में बढ़ा सकते हैं। बाकी जो फाइबर बहुत होना चाहिए उसके अंदर, हाई फाइबर डाइट का भी अगर हम बात करें, यानी फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। और जो सुगरी फूड है, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें क्या है, शुगर ज़्यादा मात्रा में है, जैसे कि मिठाइयाँ हैं, कुछ ऐसे फल हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ऐसे सुगरी फूड का क्या करें, कम से कम सेवन करें भाई। इसका जो सेवन है वो भी कैसा किया जाए, कम से कम इसका सेवन करें। तो ये हम अपने स्तर पर कर सकते हैं भाई। साथ ही साथ और क्या करेंगे भाई, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। जो फिजिकल एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को क्या करें, बढ़ा दें, यानी कि एक्सरसाइज कर सकते हैं भाई, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, ठीक है। यानी 1-2 घंटे अपने फिजिकल एक्टिविटीज के लिए अपना जो शेड्यूल है उसमें से निकालें। तो अगर ये चीजें हैं कुछ, अगर हम इस तरीके के बदलाव कुछ करते हैं तो इसके द्वारा हम जो शुगर है अपनी बॉडी में, शुगर को क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बनाकर रख सकते हैं, सामान्य बनाए रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी इसका कुछ उपचार है। अब ये उपचार हमें ऐसा नहीं है कि इस वीडियो से ही करने लगे, इसके लिए प्रॉपर हमको क्या करना है, डॉक्टर की सलाह लेना है अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा है, ज्यादा रह रहा है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ जांच होती है, तो जांच की अगर हम बात कर लें कि कैसे पता चलता है कि भाई तो जांच के लिए क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट होगा, यानी ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि भाई हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो कैसा है। तो 2 तरीके से जांच एक तो करते हैं, बाकी कई जांचें होती हैं, लेकिन जो सामान्य जांच है नॉर्मल, जिसमें एक होता है खाली पेट हम क्या करें, अपने ब्लड का टेस्ट कराएं, तो उसमें शुगर का लेवल चेक कर लें, यानी फास्टिंग जो होती है, फास्टिंग में शुगर का लेवल क्या है। तो फास्टिंग जो होती है, फास्टिंग में यानी इसमें क्या होगा कि भाई अब जब हम 8 घंटे कम से कम, जैसे हमने कुछ नहीं खाया है, फास्टिंग टेस्ट अगर हमको कराना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 8 घंटे पहले तक कुछ खाया नहीं होना चाहिए हमको। तो और उस समय अगर हम टेस्ट कराते हैं और हमारा जो शुगर का लेवल ब्लड में कैसा आता है, फास्टिंग में 70 से लेकर के 99 mg पर डेसीलीटर आती है अगर शुगर ब्लड के अंदर, फास्टिंग में 70 से लेकर के 99, तो ये क्या है, यानी इसकी नॉर्मल रेंज है। फास्टिंग में ये नॉर्मल रेंज, यानी कि 100 से ये कम होना चाहिए। अगर फास्टिंग में ये 100 से लेकर के 125 mg पर डेसीलीटर तक आता है, ये अगर शुगर आ रही है हमारे ब्लड में, तो इसका मतलब है कि प्री डायबिटीज है, यानी अब सावधानी बरतने की जरूरत है। अब यहाँ पर जोखिम होगा, अगर हम इस समय अनदेखी करेंगे तो डायबिटीज की चपेट में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यानी ये अलर्ट है, अब इस समय चेतावनी दे रहा है शरीर के भाई इस समय हमको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगर ये 126 mg पर डेसीलीटर या इससे ज्यादा हो जाता है, तब हम मानते हैं कि भाई ये डायबिटीज वाली स्थिति है कि अब इस व्यक्ति को
डायबिटीज है। तो ये फास्टिंग में हम जो शुगर चेक कराते हैं ये है इसमें। एक होता है खाने के बाद, तो खाने के बाद यानी कि 1.5 से 2 घंटे के बाद जो होता है ब्लड शुगर का लेवल होता है वो कितना होता है उसके हिसाब से कर लेते हैं। एक होता है इसमें रैंडम, अगर हम रैंडम टेस्ट कराते हैं यानी कि रैंडमली ब्लड की जांच करा रहे हैं, ब्लड में शुगर का लेवल चेक करा रहे हैं, तो अगर ये रैंडम में अगर 200 mg पर डेसीलीटर या इससे ज्यादा आता है तब क्या माना जाता है, ये डायबिटीज मानी जाती है कि भाई डायबिटीज है। और अगर खाने के बाद अगर हम देखें आफ्टर मील, खाने के बाद एक टेस्ट भी होता है कि खाने के 2 घंटे के बाद यानी कि जो ओरल ग्लूकोज टेस्ट होता है, पहले फास्टिंग में टेस्ट किया जाता है, फास्टिंग में शुगर का लेवल कितना है, उसके कुछ समय के बाद फिर क्या होता है खाने के लिए एक ग्लूकोज एक सिरप दिया जाता है, उसको पीने के 2 घंटे के बाद फिर ब्लड में शुगर का लेवल कितना है वो भी चेक किया जाता है। तो यानी कि भोजन के 2 घंटे के बाद अगर देखें, भोजन के 2 घंटे के बाद है तो वो कितना आना चाहिए, तो अगर वो 140 mg पर डेसीलीटर से कम है तब स्थिति कैसी है, सामान्य है, यानी कि डायबिटीज नहीं है। लेकिन ये 140 से mg से लेकर के 180 mg पर डेसीलीटर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई ये प्री डायबिटीज वाली स्थिति है। और इसके बाद अगर ये 200 mg पर डेसीलीटर या इससे अधिक आता है तो ये डायबिटीज जो होती है इस डायबिटीज की कंफर्म करता है कि भाई ये डायबिटीज वाली स्थिति है। तो ये कुछ जांच होती है जिसके द्वारा डायबिटीज की जांच करते हैं। एक और टेस्ट होता है A1C, ये हीमोग्लोबिन की एक टेस्ट होता है, इसके द्वारा भी क्या होता है डायबिटीज की जांच के लिए ये टेस्ट भी इसमें उपयोगी होता है। तो ये कुछ जांच है जिसके आधार पर हम ये इस डायबिटीज के बारे में जानकारी कर पाते हैं कि भाई डायबिटीज है कि नहीं है। अब बात अगर इसकी करें कुछ कॉम्प्लिकेशंस, अगर ये डायबिटीज बढ़ जाए यानी अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, इसका उपचार नहीं कराए, हम इसको छोड़ दें अभी अपने हाल पर, तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, यानी फिर कई तरीके की जो जटिलताएं हैं वो जटिलताएं आ सकती हैं अगर हम डायबिटीज को क्या छोड़े, अनउपचारित छोड़ दें, यानी इसको अनट्रीटेड अगर छोड़ देते हैं तो फिर इसमें कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, यानी कई तरीके की जटिलताएं इसमें आ सकती हैं बाद में। तो कुछ जटिलताएं कैसी हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार, किस तरीके की जटिलताएं आ सकती हैं। तो एक तो इसमें क्या होता है जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज की संभावना बढ़ जाती है, यानी हृदय रोग से संबंधित जो जोखिम होता है वो बढ़ जाता है भाई, इसका सीधा सा मतलब है। दूसरा होता है किडनी फेल्यूर, यानी जो किडनी होती है वो किडनी फेल हो सकती है, डायलिसिस भाई करानी पड़े, ऐसी स्थिति बन सकती है कि बहुत ज्यादा शुगर की वजह से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और जो कैटरेक्ट है यानी मोतियाबिंद और ग्लूकोमा, इनकी वजह से अंधापन भी हो सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको अपन कह रहे हैं, तो ये भी स्थिति इसमें बन जाती है भाई। ये मोतियाबिंद भी हो सकता है, किडनी भी फेल हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी हो सकते हैं, और भी कई तरीके के जोखिम अगर अपन देखें, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दी जाए तो कई तरीके के जोखिम और भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये 2-3 बातें ही काम की है यहाँ पर। तो ये इसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए इसका उपचार कराना जो है बहुत जरूरी है। तो साथ में ये तो हुआ डायबिटीज मेलिटस के बारे में कि डायबिटीज जो मेलिटस होता है वो मेलिटस क्या कारण होते हैं, क्या इसमें लक्षण आते हैं, किस तरीके से इसका उपचार है, इसको मैनेज किया जा सकता है, और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। इसके बारे में डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो इंसिपिडस क्या है? तो साथियों अब ये याद रखना है, देखो डायबिटीज मेलेटिस का संबंध किससे था? मेलेटिस का जो संबंध था वो था इंसुलिन से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस का जो संबंध है वो है, इसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो हार्मोन होता है ADH, जिसको एंटी डाईयूरेटिक बोलते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि मेलेटिस और इंसिपिडस में क्या डिफरेंस है। तो ये हार्मोन्स के स्तर पर डिफरेंस है, ठीक है। अब ये जो ADH या वैसोप्रेसिन इसको हम कह रहे हैं, ये हार्मोन जो होता है कहाँ पर बनता है, कहाँ पर, इसका जो सिंथेसिस होता है या जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है। तो साथ ही प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और उसके ऊपर जो हाइपोथैलेमस है, यानी इस हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में, यानी ये हाइपोथैलेमस में बनता है, ये बात याद रखना है। सिंथेसिस इसकी हाइपोथैलेमस में होती है। और हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का पार्ट है, जो फोर ब्रेन होता है हमारा, अग्र मस्तिष्क होता है, उसका एक पार्ट होता है ये हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में जैसे कि ये हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस में यहाँ पर ये ADH का निर्माण हो रहा है। अब हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं, ये न्यूरॉन्स आते हैं। ये क्या आता है, ये न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स कहाँ पर आते हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से साथ ही हमने पढ़ा है कि एक मटर के दाने की जैसी होती है हाइपोथैलेमस के नीचे। तो यहाँ से ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ये इसकी पश्चपाली है पिट्यूटरी ग्लैंड की। कौन सा भाग है इसका, पश्चपाली वाला, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं। ये पहले भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड का लेक्चर नहीं देखा है उसको वहां पर देखिए, तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो पाएंगी चीजें। तो हाइपोथैलेमस में ADH बना और ADH हाइपोथैलेमस से इस न्यूरॉन्स के द्वारा कहां पर आ जाएगा, इस पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली है इसमें ये ADH आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये ADH स्टोर है, ये ADH यहाँ पर स्टोर होता है। इसके बाद ये इससे सीक्रेट होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी हाइपोथैलेमस जो होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि हेड में अगर सिर में कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए या सर्जरी कराई जाए किसी भी वजह से, तो क्या हो सकता है कि ये जो ADH या वैसोप्रेसिन होता है इसका सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो जब इसका सीक्रेशन कम हो जाता है तो क्या होता है, सामान्यतः इसकी अगर हम काम की बात करें कि जो ADH होता है इसका कार्य क्या होता है, तो ये जो किडनी है उस किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन्स, तो यह जो कार्य होता है ADH का, वो काम क्या करता है कि इस किडनी में या नेफ्रॉन्स में जल का जो पुनर्अवशोषण होता है वो पुनर्अवशोषण करने का काम करता है, यानी जल को ये क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है। जब ब्लड फिल्टर होता है किडनी में से ग्लोमेरुलस के अंदर से आगे बढ़ता हुआ हेनली लूप में, तब ये उस नेफ्रॉन्स में से जल की क्या करता है, पुनर्अवशोषण का काम करता है और शरीर में जल की जो मात्रा होती है उसको सामान्य बनाए रखने का काम करता है। लेकिन जब इसका क्या हो जाए, हाइपोसीक्रेशन हो जाए, यानी कम मात्रा में निकलने लगे ADH, किस वजह से, हेड में कोई अगर इंजरी हुई है या कोई ट्यूमर हो गया है, सर्जरी कराई है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ खराबी आ जाए, तो फिर ये क्या होगा, यानी जो जल का पुनर्अवशोषण करता था नेफ्रॉन्स में से, तो वो पुनर्अवशोषण नहीं करेगा। तो ये जो जल है, अतिरिक्त जो जल होगा, वो जल आपकी यूरिन के माध्यम से क्या होगा, शरीर से बाहर जाने लगेगा। तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो यानी अब इसमें लक्षण किस तरीके के आ जाएंगे,
डायबिटीज जो इंसिपिडस होता है उसमें भी किस तरीके के लक्षण आएंगे, किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे। तो दो सिम्टम्स तो साथी बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जो डायबिटीज मेलिटस में आते हैं। यानी इसमें भी क्या होता है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी कि जो पेशाब होती है वो बार बार लगेगी इसमें, और बहुत ज्यादा, यानी कि फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होगा बहुत ज्यादा। यानी सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर यूरिन सीक्रेट करता है, लेकिन जिसको डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो कम से कम एक दिन में 20 लीटर तक जो यूरिन होता है वो सीक्रेट करने लगता है। 20 लीटर तो कई गुना अपन देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कि पेशाब बार बार आ रही है, तो ये दशा क्या कहलाती है, यहाँ पॉलीयूरिया। अब जब पेशाब इतनी आएगी भाई तो उसको प्यास भी लगेगी, तो यहाँ प्यास भी उसको बार बार लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी, तो यहाँ भी पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। ये पॉलीडिप्सिया तो दो लक्षण तो सेम है, पेशाब भी बार बार आएगा, कितना आएगा, लगभग इतने लीटर 20 लीटर तक होता है, प्यास भी इसको बार बार लगेगी। अब अगर यही अवस्था लंबे समय तक बनी रहे, अगर इसको ट्रीट ना कर पाए तो फिर क्या होगा, शरीर से ये इतनी जल की हानि होगी तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, यानी कि निर्जलीकरण, यह भी सिम्टम्स इसमें आ जाएगा। और डिहाइड्रेशन अगर हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, यानी सोडियम पोटेशियम आयन है वो भी असंतुलित हो जाएंगे, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और ज्यादा जोखिम हो जाएगा। तो ये लक्षण है। और ये क्या होती है, कमजोरी, यानी वीकनेस आएगी भैया इसमें भी, और थकान भी होगी इसमें, और ये मसल्स भी वीक होंगी, मसल्स में भी क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो ये लक्षण किसके अंदर आ रहे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस में, यानी कि पेशाब बार बार आएगा जिसको पॉलीयूरिया कह रहे हैं, प्यास भी बार बार लगेगी, पॉलीडिप्सिया कह रहे हैं। यहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ रहा है, ना ग्लूकोज यूरिन के साथ पेशाब के साथ बाहर आ रहा है, यहाँ पर अमाउंट यूरिन का बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी डाइल्यूट यूरिन आ रहा है, ज्यादा मात्रा में यूरिन बन रहा है, और वो जिसकी वजह से प्यास भी बार बार लग रही है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मसल्स भी वीक हो सकती हैं। तो ये सिम्टम्स इसमें आते हैं। तो ये डायबिटीज जो इंसिपिडस होता है इसके बारे में है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस हुआ। अब जैसा भी साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाए उस हिसाब से आप इसमें से क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो चीजें इसमें मेंशन करनी है वो अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हैं, या अगर आप चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये 2018 एमपीएससी मेंस में पूछा गया था कि डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में क्या डिफरेंस है, तो फिर से भी आ सकता है 3 मार्कर के रूप में 50 वर्ड्स में, ये हम इसमें देख सकते हैं। तो साथियों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो भाई अपने साथियों को इसको क्या करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो घंटा है, जो बेल आइकन है, उसको जरूर दबाएं, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके साथियों। तो आज इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसके बाद अगले लेक्चर में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।